अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार यस कर दें सब। हम्म आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार यस कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। हम्म आइएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अभी वॉइस आ रही है क्या? हाँ यस ठीक है। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि भाई आज खत्म कर देता हूं, कल खत्म कर देता हूं। अगर आपको कुछ चीज को समझना है या उस चीज से कुछ सीखना है तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और इसी को ही कहते हैं कि आप लर्निंग लर्निंग स्किल में अपने आप को इंप्रूव करेंगे, और यही आपके लिए मजा है। ठीक है, चलिए आइएगा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, जो क्वेश्चंस बाकी हैं पहले उनको निपटा लेते हैं, है ना। 5-7 क्वेश्चन बाकी हैं, आपने किए भी होंगे वो। फिर उसके बाद आज नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज कम से कम 3 कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, कम से कम 3 कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे आज, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग? आई थिंक ये वाला कहां तक करवा दिया था आप ये बताओ मेरे को। 114 113 कहां तक करवाया था अपन ने? हाँ 100 ये क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर कहां तक करवाया था बताओ। 114 भी, और 114 से होगा ना, 114 से होगा, ठीक है। 113 हो गया ना, 113 आपकी कॉपी में हो चुका है ना, 114 से होगा, ठीक है। एक संख्या को पहले 9% फिर 14% की वृद्धि की जाती है, प्राप्त संख्या को अब 50% घटा दिया जाता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे है। 9% की वृद्धि करोगे तो मैं ये कहता हूं कि यहां है ना, वैसे देखा जाए तो आप रेशो मेथड भी लगा सकते हो। 100 से 109, 100 से 114 और 50% की कमी यानी कि 2 से 1। एक तो ये तरीका हो गया, 2 से काटा मैंने कितनी बार, 57 बार, तो ये कितना निकल कर आया 10,000, और 109 इंटू 57 ये आप कर सकते हो। तो 9 7 63, और या फिर 7 नाम 63, 6 7 एकम 7, 7 9 परम 45, 4 5 एकम 5, ये हो गया 3 6 और 5 11, 11 और 1 12, ये हो गया। तो कितने की कमी नजर आ रही है? लमसम 38% के आसपास की कमी आ रही है। देखो ना, 100 से 62 हो रहा है, या फिर 10,000 से 6,213 हो रहा है, तो लगभग 138% की कमी आ रही है। तो 2 सेकंड में हो जाता है ना। आप परसेंटेज के थ्रू भी जा सकते हो, वहां एग्जैक्ट डेटा आएगा। यहां हम लमसम चाह सकते हैं, और लमसम पूछा भी गया है हमसे, है ना भाई। लमसम और एग्जैक्ट डेटा में फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई, क्लियर होगी कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। 100 से 109, 100 से 114 और 2 से 1, ये वाली बात है। हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास नोट्स बनाने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है बनाने चाहिए भाई, क्यों नहीं बनाने चाहिए। हाँ, अभी हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कशन करते हैं आपसे। 9%, 14% प्लस 14 × 9/100, 14 और 9 कितना हो गया? 23 हो गया, और 14 नंबर 126, तो ये लमसम कितना आ रहा है? 25.26 आ रहा है। और इसमें आपको 50% की कमी और करनी है, यानी कि माइनस का 50 और 25.26/200। तो परसेंटेज तो आता ही है, 50% का 1/2 हो गया, है ना भाई। या हम ये कह सकते हैं 25.26/2 कर दो डायरेक्ट। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12 और 2 तिया 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.62.63 प्लस 25.26, 38 के आसपास ही आ जाएगा, देख लेना। ये है वो फॉर्मूला वाला, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना दोस्तों, क्योंकि समय दोगे तो सीख पाओगे। करिए, मजदूरी वाला केस है, और ये भी सक्सेसिव में ही आता है। बच्चा कह रहा है सर 24.26 होगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं।
ओ हाँ यार, गड़बड़ हो गई ना। 24.26 होगा। तो ये कितना घटेगा, केवल 12.13 घटेगा। तो 62.13 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, ज्यादा फर्क नहीं। 38 ही आएगा लगभग सब। एक कर्मचारी के पास, एक कर्मचारी के काम के घंटे प्रतिदिन 15% बढ़ गए, यानी कि हर दिन वो 15% अधिक काम करने लग गया, यानी कि 20 से 23 हो गया। और उसकी जो मजदूरी है वो 10% की वृद्धि हो गई। अब पैसे भी ज्यादा मिलने लग गए उसको मजदूरी के, तो अब उसके बाद जो कमाई है वो क्या हो जाएगा। पहले उसकी कमाई 200 थी, 11 थी या 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 हो जाएगी। 53 की कमाई है, 200 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100, 26.5 हो जाएगा। सी, 26.5 आपका राइट आंसर आ रहा है। अच्छा, ये किए थे ना आपने, बन पाए ना आपसे ये। हाँ, अभी ये निपटा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर उसके बाद अपन वो करने वाले हैं, अपने नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज। ठीक है, अगला देखिए, 12% की वृद्धि, 25% चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, और ऊंचाई में क्या होगा, आयतन इतना हो जाता है। क्या लगाओगे, सक्सेसिव पे जा सकते हो आप, हाँ, और जाना भी चाहिए। देखो ऐसे केस में 100 से 112 हो रहा है, चौड़ाई में कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ऊंचाई में आपको पता है क्या, नहीं पता, तो आपको पता है ना कि तीनों के गुणा से लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे क्या आ रहा है, आयतन में 26% की वृद्धि आ रही है। अब यही तो फायदा है, 126। अभी एक्स से वाई निकालने के लिए क्या करोगे, वही एलओसी वाला काम। 5 से हमने काटा कितनी बार, 20 बार। 4 से हमने काटा कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ठीक है बॉस, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, 20 से काट दिया हमने कितनी बार, 5 बार। 4 से काटा मैंने कितनी बार, 7 बार। और 4 से काटा, 4 से निकल 7 बार, 7 से काटो, 7 से काटो 4 बार, 7 एकम 7, 7 आटू 56। 2 से काटा मैंने 2 बार, 2 से काटा मैंने 9 बार। तो देखो दोस्तों, ये 2 इधर आ जाएगा गुणाओं में, तो ये एक्स से वाई कितना हो गया, 10 से 9। कितने की कमी आ रही है ऊंचाई में, 1/10 इंटू 100। किस बच्चे ने ये प्रश्न को बना लिया था, जल्दी से मुझे बताओ। सर गुड परसेंटेज का फॉर्मूले से आसान है ज्यादा, वो मैं बता चुका हूं पहले, है ना, थ्योरी में पढ़ोगे ना तब पता चलेगा आपको। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत में पहले 10% बढ़ गई, उसके बाद 20% बढ़ गई। यदि उसकी बड़ी की हुई कीमत 99 रुपए है, तो पहले 10% बढ़ गई, यानी कि 10 से 11, फिर 20% बढ़ गई, यानी कि 5 से 6, यानी कि मैं बोल देता हूं 50 से 66 हो रहा है। तो आपकी बढ़ी हुई कीमत कितनी है, आपको बोला जा रहा है सर 16 है, सॉरी बढ़ी हुई कीमत इतनी है। अच्छी बात है बॉस, तो यहां मैं कह सकता हूं कि 25 और 33 भी बोल सकते हैं आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है, रेशो भी काट सकते हैं। और 33 बराबर आपका 99 रुपया है, 1 बराबर 3 है, तो वास्तविक कीमत कितनी होगी, 75 रुपया होगी। गड़बड़, 10 से 11, 5 से 6, उसकी बढ़ी हुई कीमत 99 है भाई, तो 75 ही आएगा ना। ऑप्शन रॉन्ग है इसके, इसकी इसमें भी करेक्शन करवा लेंगे अपन। 75 आएगा, एक कटा दिया, सी आएगा। रुको 1 मिनट, रुको नोट करने दो। क्वेश्चन नंबर 117, ऑप्शन रॉन्ग। चलो अगला, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण
एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हो, ये अच्छा है। तो मूल्य बढ़ने के पश्चात 17 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया था। देखो भाई 100 से 132 आ रहा है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। खपत का रेशो पता है क्या, एक्स से वाई, और खर्चा कितना हो रहा है 10 से 11। एक्स और वाई का जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। 10 से काट दिया मैंने 10 बार, 11 से काट दिया मैंने 12 बार, तो 12 इधर यानी कि 6:5। तो बोला क्या जा रहा है भाई, मूल्य बढ़ने के बाद 17 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है, तो पहले कितना किया करता था। तो मूल्य बढ़ने के बाद में तो 5 रेशो बराबर 17 किलोग्राम, ये मूल्य बढ़ने के बाद की खपत है। तो एक बराबर हो जाएगा 17 की 102/5, 102/5 हो जाएगा 102 इंटू 10/2। ये तरीका समझ में आया। इस 5 को सॉरी इसको मैंने 5 को क्या लिख दिया 2/10 है ना, नीचे 10 ऊपर 2, तो ये आ गया 20.4। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर है, कर पा रहे हो ना, किसी को कोई संकोच समस्या तो नहीं आ रही है ना, लाइन ऑफ कंक्लूजन लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अगर आ रही है तो जिस सेशन में मैंने समझाया है उस सेशन को एक बार रिपीट कर लेना, कोई बुराई नहीं है भाई। अगर नहीं आता है ना तो एक्सेप्ट करना सीखो जिंदगी में, और एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज को दोबारा से रिवाइज करो, आ जाएगा। और इस समय अगर आ गया ना तो आप आगे एग्जाम फोड़ लेंगे, ये ध्यान रखना। आपको बता दूं एसएससी सीजीएल का दोबारा मौका आ गया है, और आपके रेलवे के नोटिफिकेशंस भी आने वाले हैं जल्दी ही, और आपको जल्दी ही सरप्राइज मिलेगा एक बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, दो बुक लॉन्च होने वाली है, एक रेलवे के लिए एक एसएससी के लिए मेरी। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब बस अपने आप को बांध के रखो। अब आप अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर लो, मैथ मैं देख लूंगा, है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन करके बताओ चलो। 119 समझा दूंगा तो 118 भी आ जाएगा राजू। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई, यानी कि वही 100 से 132 हो गया। तो एक परिवार में खपत इस प्रकार से कम कर दिया कि चीनी पर खर्चे की पहले की तुलना में खर्चा 10% अधिक हो रहा है। तो खपत को एक्स से वाई मान लिया, खर्चा वही 10% ज्यादा हो रहा है, यानी कि 10 से 11। कहानी कुछ नहीं है, 10 से काट दिया आपने 10 बार, क्योंकि लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर नीचे तो काटा जा सकता है। ये कट गया 12 बार, और ये 6:5 आ रहा है एक्स से वाई। क्यों, क्योंकि क्रॉस जाता है, आप जानते होंगे 6:5। तो बोला जा रहा है पहले की खपत इतनी है, पहले की इतनी है 9.6 किलोग्राम, और ये हो जाएगा 8 किलोग्राम। कोई दिक्कत आई तो मेरे को फिर बताओ। जो भी बच्चे मेरी क्लास में अभी नए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो डियर। आप इस दुनिया के बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया के बेस्ट मैथ कोर्स में है। आपको इस तरह से मैथ ना कोई फ्री में पढ़ाएगा ना कोई पेड में पढ़ाएगा, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि मेरा तरीका कुछ डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि मैं हर चीज को डिटेल में बताता हूं, और मैं हर चीज को टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, और मैं हर चीज के साथ साथ एग्जांपल्स भी दे रहा हूं। आप सीढ़ी बाई सीढ़ी सीख रहे हैं, और ये सही तरीका है सीखने का। इससे बेहतर तरीका कभी हो नहीं सकता। अक्सर आपने और भी टीचर्स देखे होंगे मैथ के,
जो केवल और केवल क्या करते हैं, एक शीट दे देते हैं और उन शीट के बिहाफ पर क्वेश्चन कराएंगे आपको, लेकिन प्रॉब्लम उसमें आती है, आप उस शीट को देख देख कर घबराते रहते हो। मैं आपको 200 क्वेश्चन तो अभी करवा चुका हूं, अपना कौन सा क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन तो करवा चुका हूं। एक सेकेंड, चलो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी करके बताओ सेम इसी बात पर। पुरानी क्लासेस भी देखना है ना। मूल्य में 33.33% की वृद्धि होती है, यानी कि 1/3, 3 से अगर 1 की वृद्धि हो जाए तो मूल्य 4 हो जाता है। खपत क्या हो जाएगा, अगर खर्चा 20% बढ़ रहा है यानी कि 5 से 6 हो रहा है, तो x से y का जो मान है वो कितना निकल कर आ गया, 5 चौकी 20 से 18 यानी कि 10 से 9। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है कि पहले प्रति महीने खपत 1.15 किलोग्राम थी, तो अब नई कितनी है, तो 10 बराबर अगर 15 है यानी कि 1.5, 15 नम्मा 135 यानी कि 13.5। किसी को कोई दिक्कत आई हो पूरे सेशन में, नहीं हुआ, बहुत ट्राई किया, नहीं किया ट्राई आयान, अगर ट्राई करते तो कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको समझ में आते। चलिए जिनको भी नहीं आया, मैं एक प्रोसीजर समझा चुका हूं, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्लीज अगर दिक्कत है तो आप एक बार चेक करना, पुरानी जो वीडियो है उनको देख लेना। अब विश्वास तो मानोगे ना इस चीज का। हाँ ठीक है, हाँ इनका शीट मिलेगा आपको, लास्ट में मिलेगा, लेकिन है ना, ये जो पूरा शीट है ये मिलेगा आपको, ये लास्ट में मिलेगा, लेकिन समझ रहे हो मेरी बात। सर 119 फिर से बता दीजिए, 119 भी सेम ही है, 100 से 132, एक्स से वाई और 10 से 11, खर्चा बढ़ रहा है, तो वहां भी मैंने यही काटा, एलओसी के वर्टिकल काट सकते हैं, एलओसी के ऊपर नीचे, और एलओसी के ऊपर ऊपर आप सामने आमने काट सकते हैं, यही तो सिखाया था मैंने। हाँ तो दिमाग लगाओ है ना, बाकी सेम ही किया है, कॉन्सेप्ट सेम ही है दोनों का। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आप डाल लें, अगला कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में लिख लें। हाँ थ्योरी पढ़ लो, हो जाएगा भाई, मैं कहता रहा हूं कि आप अपने आप को क्यों ऐसा सोच रहे हो, आप थ्योरी पढ़ लो, अपने आप हो जाएगा ना। हम अगला कॉन्सेप्ट लिखो आप, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए अगली हेडिंग डाल लें डियर, पॉपुलेशन बेस्ड। कभी भी जिंदगी में पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये भी किसका क्वेश्चन होता है, पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी अपना सक्सेसिव ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं है ना, पॉपुलेशन बेस्ड परसेंटेज। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन शीट में मिलेंगे है ना। पॉपुलेशन बेस्ड में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिए आप। कभी कभार ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई वर्ष 2014 में किसी गांव की जनसंख्या एक्स थी और हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है पर ईयर, ऐसे लिखा जाएगा, हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है पर ईयर। तो मुझे बताइए 2016 में क्या होगा, बताओ। तो ये आ गया पास्ट और ये हो गया वर्तमान, बताओ 2016 में क्या होगा।
अगर आपसे बात करेंगे कि 10% की वृद्धि हो रही है पर ईयर, तो अगर मैं बोलूं मेरी एक्स एक्स आपकी पॉपुलेशन है और 10% की वृद्धि है, तो यहां आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 10 से 11 2 साल लगेंगे। 2014 से 2016 में जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो 10 इंटू 10 100 है और 11 इंटू 11 121 हो गया। तो ये लॉजिक निकल कर आता है कि 2014 में अगर x है तो 100 बराबर अगर x जनसंख्या है, 100 बराबर अगर जनसंख्या x है, 1 बराबर x बटे 100 होगा। तो 121 बराबर कितना होगा? 121 x बटे 100। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? नई पॉपुलेशन हो जाएगी। और नई पॉपुलेशन कहां हो जाएगी? 2016 में हो जाएगी। हाँ, अब कुछ भी कर रहा है नीलेश, कुछ भी आंसर दे रहा है। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर साइकोलॉजिकल है डियर। यहां टीचर, यहां कॉन्सेप्ट और यहां सीखना सिखाने वाली बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये आपके अंदर जो दिक्कत है वो साइकोलॉजिकल दिक्कत है, यानी कि आप परेशान दिमाग से हैं। हाँ, पढ़ना पढ़ना आपके लिए है। हाँ, किसी गांव की 2014 में बर्थ रेट 12.5% और डेथ रेट 2.5%। 2015 में बर्थ रेट 16.2/3% है और डेथ रेट 6.2/3% है। 2014 की शुरुआत में 2014 की शुरुआत में जनसंख्या 2014 की शुरुआत में जनसंख्या 18,000 है। 2016 की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी? व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टार्टिंग ऑफ 2016? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये नया लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपको मिलेगा।
बताओ। In 2014, a village birth rate is 12.5. लिख लो इंग्लिश मीडियम। In 2014, birth rate is 12.5 and death rate is 2.5. In 2015, birth rate is 16.16 2/3 और डेथ रेट इज 6 2/3%। ठीक है। सो in starting of 2014, population is 18,000, and what about 2016? चलिए, तो आपको यहां कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या चलता है। कई सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता है, और जिनको नहीं पता है वो आज ध्यान से देखेंगे। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं 2014 में बात करूं, क्योंकि अब 2014 में जनसंख्या दे रखी है ना आपको, तो 2014 में नेट क्या आ रहा है? नेट कितना आ रहा है भाई? नेट कितना आ रहा है? 12.5 जन्म दर है और 2.5% आपकी मृत्यु दर है। तो 2.5% मृत्यु दर है, तो नेट जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 10% आ रहा है। आप डायरेक्टली घटा देंगे। और 2015 में ऐसा क्या हो रहा है? 2015 में नेट कितना निकल कर आ रहा है? 2015 में नेट वही 16 सही 2/3% है। हाँ, उसमें से आप क्या कर रहे हो? 6 सही 2/3 घटा रहे हो, तो यहां फिर से वो कितना निकल कर आ गया? 10% ही निकल कर आ गया। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं 2014 में और 2015 में जो वृद्धि हो रही है वो 10-10% की हो रही है सक्सेसिवली। तो ये केस भी आपके सक्सेसिव का ही चला जाता है। यानी कि आप ये कहोगे कि 2014 से 2015 की शुरुआत में इतना और 2015 से 2016 की शुरुआत में इतना। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 100 से कितना हो रहा है? 121 हो रहा है। यानी कि 100 बराबर अगर मेरा 18,000 है, तो 100 बराबर मेरा 18,000 है, तो 121 को मैं 18 से गुणा कर देता हूं। तो 18 एकम 18 कैरी आया, 1 18 दूनी 36 और 1 37 कैरी आया 3, 18 एकम 18 और 3 21, तो 21,78,0। ये आपका आंसर हो चुका है। 21,780 आपका आंसर हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो मेरे दोस्तों। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो मेरे को आप प्लीज बताएं। हाँ, चलिए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपने पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट्स में सीखा है। कैसा लगा आपको? मैं अगला क्वेश्चन भी आपको इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा तो आप करेंगे। सर 11 क्यों लिखा? सर ये 11 क्यों लिखा? ये 10% की तो वृद्धि हो रही है ना। आप ये नहीं समझ रहे हो कि भाई जन्म दर मतलब इंक्रीमेंट, लोग बढ़ रहे हैं। आप बुद्धि नहीं लग रही क्या पल्लवी? हाँ, ठीक है। जन्म दर मतलब लोग बढ़ रहे हैं, डेथ रेट मतलब लोग कम हो रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 10% आ रहा है। जन्म दर यानी कि लोग बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं यानी कि कम हो रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है 10%। तो कलेक्टिवली जो आ रहा है, ठीक है, कलेक्टिवली जो आ रहा है वो आपका 10 to 11 आ रहा है दोनों सालों में। एक खास बात और समझाता हूं जनसंख्या वृद्धि और कमी वाले प्रश्नों की, कि अगर आपसे कोई बोले 2014 का एंड
2014 का एंड, मैं ऐसे बोल रहा हूं, किसी एक साल का एंड बराबर होता है 2015 की शुरुआत। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं 2014 और 2015 की बात है, लॉजिक है। हाँ लॉजिक है सर। 180 कैसे आया सर? 180 कैसे आया? बहुत अच्छा डाउट पूछ रहे हो भाई। मेरे जो जितने भी नए विद्यार्थी हैं, तारा वारा ये नए हैं शायद, हाँ, तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई शुरू से पढ़ो। अब आप ऐसे लॉजिक क्वेश्चन पूछ रहे हो जिनका कोई तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 100 बराबर जनसंख्या तो 18,000 है ना 2014 में, तो 100 बराबर 18,000 ही तो करूंगा, और 2016 में ही तो निकालनी है। तो बस अब ये तो सिंपल रेशो वाली बात पूछ रहे हो तुम मेरे से, इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, है ना भाई? चलिए आइए। तो कभी भी किसी साल का जो एंड होता है वो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत के इक्वल होता है। किसी भी साल का जो एंड होता है वो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत के इक्वल होता है। मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी साल का जो एंड है नेक्स्ट ईयर की शुरुआत के इक्वल है। ये बात आप हमेशा समझो, ये 2014 और 2015 की बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं, हाँ हाँ, दो, अब जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मान लीजिए मैं 2023 के एंड की बात कर रहा हूं, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि 2024 की शुरुआत। 2023 के एंड का मतलब 2024 की शुरुआत। ठीक है? हाँ, चलिए आइए अब आगे एक क्वेश्चन और देता हूं। अब जो जिनको पिछला समझ में आ गया होगा वह कर लेंगे, और जिनको नहीं आया होगा वो फिर से बस नहीं समझ में आया लिखेंगे, और ये चलता रहेगा, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ नहीं समझते क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ, अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन ये, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल लॉजिक है, ये होती है गणित, समझ में आती है? ठीक है, मैं बोलता हूं कि कोई आपका क्या कहते हैं, एक शहर है, एक सिटी है, जिसमें शहर में जो आपकी बर्थ रेट है 15% है। 15, अब बर्थ रेट लिख दिया तो क्या इंक्रीमेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये आप सोचेंगे नहीं, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है। बर्थ रेट है यानी कि 15% है शहर में, है ना। एक सिटी है, उसके अंदर जो बर्थ रेट चल रही है वो 15% है, लेकिन साथ के साथ डेथ रेट भी है। लोग मर भी रहे हैं, अगर पैदा भी हो रहे हैं तो लोग मरते भी हैं। डेथ रेट है 2.5%। और ये कौन से साल की बात है? ये बात है इन 2022, मान के चलो, कोई भी मान के चलो, 2022 में बात करके चलते हैं। ओके, 2023 में बर्थ रेट जो है 15.38% है, और डेथ रेट कितनी है? 5.38% है। ये 2023 में उसी शहर की बात चल रही है। अब क्वेश्चन देखना, 2021 के एंड में जनसंख्या, पॉपुलेशन इन एंड ऑफ 2021, इंग्लिश वाले लिख लें, पॉपुलेशन इन एंड ऑफ 2021 इज 32,000, 32,000। पॉपुलेशन of city at the start of 2024, क्या होगा? क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को वही समझ सकता है जिसने मेरी बातों को सुना है।
देखिए किस किस को समझ में आ गया कि सर ये बात आप सही कह रहे हो कि 15 में से 2.5 चले गए तो 12.5% आ गया 2022 में। ये ध्यान रखना, ये पूरे 2022 में कलेक्टिव वृद्धि आ रही है। वृद्धि ही क्यों आएगी? क्योंकि जन्म दर ज्यादा है। इसी प्रकार 10% क्या आ रहा है कलेक्टिवली, 2023 में वृद्धि ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां जो कॉन्सेप्ट दे रखा है कि 22 और 23 की परसेंटेज दे रखी है और आपसे 21 और 24 की पूछी है, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। मैंने आपको क्या बोला था कि 2021 का एंड हो तो वो 22 की शुरुआत के बराबर होता है, 21 का एंड होगा तो 22 की शुरुआत के बराबर होगा, तो यहां सक्सेसिव लग जाएगा 8 से 9, और फिर 22 से 23 में 10% की वृद्धि हो ही रही है। अब यहां बताओ 23 का एंड हो रहा है भाई, पूरा 22 और पूरा 23, 23 का एंड तो 24 की शुरुआत के बराबर होगा। बस यही तो गणित है। 80 और 99, 80 बराबर 32,000, 8 चौके 32, 400 आ रहा है तो 400 से यहां गुणा कर दो। 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 600, 39,600। मजा आया? आना चाहिए भाई साहब। कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड है कि नया बच्चा कर ही नहीं पाए। दिमाग का खेल है ना भाई, स्टार्ट कहां का, एंड कैसी शुरुआत कैसा एंड, ये सब चीजें आपको यही समझनी है और अपने पेशेंस से यही दिमाग लगाना है। अब मैं बताऊं किस बच्चे को नहीं आया होगा। डिंपल को डाउट होगा, अंकित को डाउट होगा, अजीत को डाउट होगा, इन बच्चों को डाउट था। अब आप मेरे से पूछो सर आपको कैसे पता इन सबको डाउट है? क्योंकि जब मैं ये कंसेप्ट समझा रहा था तो ये कमेंट लिख रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट कब होगा। हाँ, और दूसरे कमेंट लिख रहा था, उस समय ये क्वेश्चन नहीं बना रहे थे। तो इसी वजह से इन बच्चों को नहीं आ पाता है, क्योंकि जो समय जो चल रहा होता है उसके अलावा ये दूसरे काम करते हैं, और इसी वजह से इनका डिब्बा गोल है। क्योंकि आपको पता है जब टेस्ट होगा, यानी कि टेस्ट मैंने अनाउंस करना ही है मेरे को कि भाई मैं 3-4 दिन बाद आपके लिए अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज हम फ्री ला रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब वो तो आपके लिए तो पेड ही है एक्चुअल में, मतलब आपको तो फ्री मिलेगी, बाहर के भी दे सकते हैं जिन्होंने फाउंडेशन नहीं ज्वाइन किया है। उससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि यार वो क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स यहां सिखाए जाएंगे उसी के ऊपर टेस्ट होंगे वो। अंडरस्टैंड? चलिए, तो अब दोबारा समझने वाली बात ही नहीं बनती है ना, आप ध्यान से पढ़ोगे अपने आप आ जाएगा। अब आगे चलूं मैं। हाँ, अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि 2023 में पॉपुलेशन 20% बढ़ जाती है। 2023 में पॉपुलेशन 20% बढ़ जाती है और 2022 में पॉपुलेशन 5% कम हो जाती है, ऐसा लिखा है मैंने, है ना? ठीक है, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का वर्तमान से अनुपात बताओ, वर्तमान से रेशो बताओ। तो क्या कहानी आ रही है बॉस? कहानी बहुत सिंपल है कि 2022 में क्या हो रहा है, 5% की कमी हो रही है, यानी कि 20 से कितना हो गया, 19 हो गया।
और 2023 में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 100, और ये कितना निकल कर आ रहा है, 114। ये कितना आ रहा है, 50, और ये कितना आ रहा है, 57। तो ये आ रहा है भाई, ये आपका 2 साल पूर्व का है और ये वर्तमान है, तो 50:57 आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 साल पूर्व का है और ये वर्तमान है, 50:57। ठीक है, मजा आ रहा है, चीजें सीख रहे हो, क्लियर है। टेस्ट जो है वो मैं अनाउंस करूंगा आपको भाई, पहले मैं खुद भी तो चेक करूंगा ना। खुद चेक करने का मतलब ये है कि आज मैं टेस्ट डलवाऊंगा, फिर मैं कोई एरर ना हो ये चेक करूंगा, तो टाइम लगता है चीजों में, है ना। क्योंकि एक साथ टेस्ट डलेंगे 3-4, जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन का कोई पार्ट है तो उसका 3-4 टेस्ट एक साथ डल जाएंगे। हाँ, परसेंटेज की मान लो अब टॉपिक चल रहा है हमारा, जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं उनका सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट होगा, तो नए वाले बच्चे उस टेस्ट को नहीं देना, और देना है तो दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो परसेंटेज का होगा तो आप सभी को साथ में देना है, और बाहर वाले बच्चों को भी इनवाइट किया जाएगा, है ना भाई। सर 5 से 6 होगा, कैसे बोल रहे हो, 5 से 6 हो गया ना, हाँ 5 से 4 होगा, 5 से 4 होगा, डिक्रीज 5 से 4 होगा, आकाश बोल रहा है। सर हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, है ना, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है भाई, क्या हो गया भाई, 2022 और 2023, 2022 में 5% की कमी हो गई, तो 5% की कमी क्या होती है, 20 से 19 ही तो होती है, और 2023 में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से 6 होती है, काम खत्म। क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, अब तुम इस बात पे अड़ जाओगे कि गलत ही करो सर, तो हम अदबत के थोड़ी ना करेंगे गलत। हाँ, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। पॉपुलेशन में आप कितने ही कॉन्सेप्ट बना लो यार, देखो सही बता रहा हूं बात, जैसे कि आपको बोल दूं 10% की वृद्धि हो रही है, 3 बार लगा दो 4 बार लगा दो तो सक्सेसिव लग जाता है। ठीक है, हाँ सक्सेसिव लग जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। भाई क्या होगा इन बच्चों का, मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये यार ये कैसे बुद्धिहीन बच्चे हैं यार। मतलब उनको पता है क्या लग रहा है, कि मैंने अगर ये ऊपर लिखा है ना तो ये ऊपर का ही है, और मैंने ये नीचे लिखा है ना तो ये नीचे का है, उनको ये लग रहा है। अरे बेवकूफ बच्चों, 2022 ऊपर आएगा और 2023 नीचे आएगा। 2022 के 2023 बनेगा, फिर 23 से तो बनेगा 24, या 23 के एंड। तो पागल वागल हो गया तुम यार। फिर कहते हो सर गुस्सा करते हैं, मतलब तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जब 2022 का परसेंटेज लिखूंगा तभी तो 23 का लिखूंगा। तो 2022 में 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 से 6, लेकिन 2022 में 5% की कमी हो रही है तो 20 से 19, 2023 में 20 की वृद्धि हो रही है तो 5 से 6। पागल वागल हो जाते हो, पता नहीं क्या है तुम्हारे। और पंचायत और एक साथ और करते हैं सब। मतलब कुछ भी करना है, देखते नहीं हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, एक्सपेंडिचर, खर्चा। हाँ ये तो करोगे, खर्चा कैसे हो रहा है। हम्म, और आज शाम को एसएससी वालों के लिए बड़ा सरप्राइज आ रहा है, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, बहुत अच्छा सरप्राइज आएगा। आओ, देखो भाई खर्चा दो तरह से चलता है, डायरेक्ट खर्चा चलता है, और शेष भाग में से, शेष भाग मतलब रिमेनिंग वाले जो पार्ट है उसमें से।
एक तो डायरेक्ट होता है और एक रिमेनिंग वाले पार्ट से खर्चा होता है, दो तरह के खर्चे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट खर्चा कैसा है और रिमेनिंग वाले पार्ट से खर्चा कैसा है? डायरेक्ट खर्चा क्या है? जो कि सीधा सीधा घटता है। भाई आप खर्चा करोगे कहां से करोगे? आपके पास कुछ इनकम होगी, इनकम में से ही तो खर्चा होगा। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? अरे भाई आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कहां से होगा? इनकम में से ही तो होगा। हाँ, चलिए आओ। इनकम में से मतलब इनकम में से ही तो खर्चा होगा, यानी कि डायरेक्ट जो है वो इनकम में से होगा। शेष भाग जो होगा वो शेष या रिमेनिंग इनकम में से होगा। शेष भाग का खर्चा मतलब वो रिमेनिंग इनकम में से होगा, लेकिन खर्चा तो बिना इनकम के चलेगा नहीं ना बॉस। आपकी इनकम होगी तभी खर्चा कर पाओगे। भाई कहां से लाओगे पैसा? आपके पास जो भी पैसा है वो एज ए इनकम आपके लिए वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंड? चलो सर, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। लेट सपोज, कुछ भी नहीं बोला मैंने बोला कि आपने 10% आपने फूड पर खर्चा कर दिया। फूड मतलब भोजन होता है। 12% आपने ट्रेवलिंग पर खर्चा कर दिया। 15% आपने शूज खरीदने पर खर्चा कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया और आपके पास अब बचेगा कितना? भाई कहानी तो बचत की भी तो है साथ में, क्योंकि अगर आप खर्चा करोगे और आपके पास परसेंटेज दे रखा है, तो मैंने आपको पहले भी जब शुरुआत की थी तो बताया था कि कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा 100% होती है, यानी कि एज ए इनकम आप उस इनकम को 100% ही तो मान के चलोगे। तो खर्चा कितना? 37। बचत कितनी? 63। तो ये डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट कैसे? खर्चा जोड़ा, 100 में से घटाया, बचत हो गई। आवाज कट कट के आ रही है। बात समझ रहे हो क्या? आराम से देख लो पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एग्जांपल्स हैं। ठीक है भाई, लेकिन अब आते हैं हम रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट पर। रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। ये वाला तो आपको डायरेक्ट वाला तो आ ही गया होगा। अब ठीक आ रही है ना? मैं वही चेक कर रहा था यार। रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति, सुनना मेरी बात, एक व्यक्ति 20% भोजन पर खर्चा करता है। सुनना, रिमेनिंग का, अब यहां रिमेनिंग की बात आ गई, रिमेनिंग का 10% ट्रैवलिंग पर खर्चा करता है। ठीक है, रिमेनिंग का 25% शूज पर खर्च करता है। लिख रहा हूं। अब क्या लगेगा बॉस? तो अब ये जो केस है, कभी भी रिमेनिंग क्वेश्चन में आ गया तो ये सक्सेसिव
केस का एग्जाम्पल हो जाता है। किसका एग्जाम्पल हो जाता है? सक्सेसिव केस का एग्जाम्पल हो जाता है। ये 20% अगर फूड पर कर रहे हो तो अब यहां केस जो है सक्सेसिव है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैं बार बार बोलता हूं, अगर यहां पर अगर आपके सामने बात आ रही है, रिमेनिंग वाली बात आ गई है, दोनों में अंतर अभी समझ लीजिए। हाँ, दोनों में अंतर अभी समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आप यहां नहीं कर सकते वो काम जो यहां सिखाया गया है आपको, कि आप डायरेक्ट जोड़ लें और डायरेक्ट घटा दें। है इनकम 100% ही, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसका पूरा प्रोसीजर समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए पहले हम प्रोसीजर समझते हैं, फिर सक्सेसिव पर आएंगे कि क्यों मजबूरी पड़ी हमारी, है ना। मैं बोलता हूं एक व्यक्ति, रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट को डिटेल में कर रहे हैं आप, नेक्स्ट पेज में रिमेनिंग वाला ही लिखना हेडिंग, ठीक है, रिमेनिंग वाला है ना, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं हम ना। पहला मेथड, मेथड नंबर पहला क्या है कि भैया 120% भोजन पर 20% जो शुरू में खर्चा हो रहा है वो तो डायरेक्ट ही हो रहा है, यानी कि अगर 100 इनकम है तो 20 अगर खर्चा है तो 80 आपका क्या होगा? 100 अगर इनकम है तो 20 अगर खर्चा है भोजन पर तो 80 आपकी क्या होगी? बचत होगी। किसी को कोई दिक्कत? भाई यही तो बचेगा। ये 20 कहां गया सर? 20 उड़ गया। 20 कहां उड़ गया? भोजन पर उड़ गया। और वो शुरुआत का जो खर्चा है वो तो 100 पर ही होगा भाई, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना। चलिए, विजय कह रहा है सर जेएसएम बताइए। चलिए आइए, ये लोग दिमागी रूप से पागल हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कुछ बच्चे हैं ना जिनको नहीं आता है, सीखने को मिलता है, ये पागल हैं बच्चे। बताओ सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप हमसे? ये इसलिए पागल हैं क्योंकि जिस समय जो चीज चल रही होती है उस समय वो नहीं करना चाहते हैं, और फिर ये सीखना भी चाहते हैं गणित को। इसी वजह से इनका बंटा ढार हुआ पड़ा है, इनका एक भी एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। यही सबसे बड़ा रीजन है, और ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चों के साथ में। तो मैं उन्हीं बच्चों को यही सलाह देना चाहूंगा, भाई अगर ऐसे ही चलता रहेगा तुम्हारा दिमाग तो बहुत दिक्कतें आएंगी, आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ पाएंगे कम से कम। और हमें बड़ा गुस्सा आता है फिर, क्योंकि जब तुम जो खुद की जिंदगी जब खुद खराब करते हो ना तो बड़ा दिक्कत लगती है मेरे को, क्योंकि मैं इसलिए शौक में आ जाता हूं कि यार ये बच्चा इस टाइम क्या सोच रहा होता है। कॉन्सेप्ट चल रहा है रिमेनिंग वाला, सक्सेसिव वाला, और वो अलग ही लिख रहा है अपना। बहुत दिक्कत है भाई। चलिए चलिए अब इस पे आते हैं हम। चलिए तो आराम से सीखिए, देखो टेंशन ना लीजिए, है ना। अब ऐसे लोगों का क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, क्या ही करें। अब आओ, कोई बात नहीं। अब मैं बोलता हूं कि 100 अगर मेरे पास पैसा था शुरुआत में, तो मेरे पास 100 ही था। अब उसका 20% ही तो फूड पर किया गया, अब बाकी जो बचा वो 80% ही तो बचा, रिमेनिंग। ये रिमेनिंग वाला है, क्योंकि अगला जो बोल रहा है कि रिमेनिंग का 10% ट्रेवलिंग पर हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिमेनिंग 80 है, और 80 का जब 10% निकालोगे तो 80 का 10% निकल कर आएगा कितना? 8। 8 किस पर हो गया? ट्रेवलिंग पर हो गया। तो ये 8 कहां चला गया? ट्रेवलिंग पर चला गया। तो बचेगा कितना? 72। भाई आप ये देख रहे हो कि यार इस पर लग रही है बात, और 10% ट्रेवलिंग पर गया 8, तो बचा कितना? 72। सही है। अब बोला गया 25% शूज पर चला गया रिमेनिंग का। अब इस 72 में से अगर मैं बोलता हूं कि 72 का 25%, 18, ये चला गया शूज में खर्चा। तो 72 का
75%, 54, ये लास्ट सेविंग बच रही है। अभी और खर्चा नहीं हो रहा, अगर और खर्चे की बात करता तो मैं ऐसे कर रहा होता, क्योंकि अब मेरे पास जो रिमेनिंग सेविंग है वो 54 बच रही है, देख लो आप हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है पूरा? तो यह एक तरीके से चेन बन रही है। अब जहां चेन लगती है वहां सक्सेसिव लगता है, बस। अभी ये मेथड 1 है केवल और केवल, ठीक है। 100 आपके पास थे, ये आपकी टोटल इनकम थी। अभी आपने 54 बचा लिया, 46 खर्चा कर दिया, तो एक्सपेंडिचर हो गया 46, 100 के रेस्पेक्ट में, यानी कि परसेंटेज में बात करो तो 46% खर्चा है, 54% सेविंग है और 100% इनकम है। सर ये तो चेन रूल है। तो मैंने कहा भाई इसीलिए तो मैं मेथड सेकंड भी लगा रहा हूं, और अब मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं आपको सक्सेसिव पढ़ा चुका हूं। 20% भोजन पर, तो भोजन पर 20%, तो 20% कितना होता है मेरे दोस्तों? 1/5। आराम से पहले परसेंटेज लिख लो। 10% ट्रेवलिंग पर, 10% कितना होता है भैया? 1/10। और 25% आपके शूज पर, यानी कि 1/4। तो 5 से आपने एक कम कर दिया तो कितना हो गया? 4। 10 से आपने एक कम कर दिया तो कितना हो गया? 9। 4 से आपने एक कम कर दिया तो कितना हो गया? 3। 4 से 4 कट गया, 50 से कितना आ रहा है? 27। तो क्या हम ये बोल सकते थे यहां पर कि ये आपकी इनकम है और यहां सेविंग आ गया? सर सेविंग तो 50 और 27 आ रहा है, यहां तो 100 और 54 आ रहा है। भाई रेशो सेम है, रेशो ही सेम होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? रेशो तो सेम ही है ना, इसको 100 बनाओगे तो ये 54 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और आपने ये देखा कि 5 में से अगर एक खर्चा हो भी गया तो यहां जो आता है ये बचत पे आता है। ये सारी जो सक्सेसिव लगता है ना, ये पूरा बचत पे लगता है। इतना बच रहा है, इतना बच रहा है, तो इसलिए लास्ट में बचत आई। तो ओवरऑल खर्चा में बात करूं तो कितना हो रहा है? खर्चा हो रहा है भैया 13, 23 खर्चा हो रहा है। 50 में से 27 बचत है तो 23 खर्चा है। बात समझ में आ गई क्या? क्या सक्सेस? हाँ सक्सेसिव केस है, और सक्सेसिव केस खुला लगाओ ना, दिक्कत क्या है तुम्हें? हाँ। अब मैं अगले एग्जांपल्स पे बात करता हूं और आप मुझे बस जवाब देना, ठीक है? हाँ दोगे? चलें एग्जांपल्स करें थोड़ा सा। थ्योरी है ये पूरी, ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो थ्योरी में समझा रहा हूं, और इनके जब हम क्वेश्चन करेंगे वो डिटेल में करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन तो डिटेल में करेंगे ही ना। अभी थ्योरी में जो चीज है मैं कॉन्सेप्चुअली आपको सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान दें आप बस। हाँ अभी देखो, मैंने बोला कि एक पर्सन है, अपनी अपनी इनकम का, एक पर्सन जो है वो अपनी इनकम का 20% फूड पर, 12.5% एंटरटेनमेंट, ना एंटरटेनमेंट समझते हो ना? तुम नहीं समझोगे, तुम शरीफ बच्चे हो सारे। चलिए, एंटरटेनमेंट पर 2.5% डोनेशन पर, और 10% एडुकेशन पर एक्सपेंस करता है, एक्सपेंस करता है। यदि सेविंग 2200 रुपया है तो इनकम क्या होगी? आंसर दोनों में, दोनों का डिफरेंट है। हाँ बोल रहा है भाई।
आइए, कौन सा मेथड है, कौन पहचान पा रहा है? सर दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि बात सीधी 100 पर होती है। 20, 10, 30 और 12.5 और 2.5 यानी कि 15, 45% तो खर्चा ही खर्चा है। भाई डायरेक्ट बात कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि यहां कहीं रिमेनिंग वाली बात आ रही है क्या? आप कैसे पहचान पा रहे हो ये समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, कैसे पहचान पा रहे हो ये समझ में आ रहा है? ये आपको समझ में आ रहा है ना कि यार भाई डायरेक्ट पर बात चल रही है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, यहां पर कोई भी रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो यहां रिमेनिंग वाला अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुल मिलाकर यहां पर कितना आया? 40%, सॉरी 45% आपका खर्चा ही खर्चा आया, खर्चा ही खर्चा। हमें जो दिया है वो सेविंग दिया है। अगर 45% अगर खर्चा है तो सेविंग जो है वो 2200 है। तो सेविंग किसके बराबर हो जाएगी? 55% के बराबर। और ये किसके बराबर? 2200 के बराबर। यहां से 100% निकालेंगे तो 100% निकल कर आ जाएगा 4000, 4000 रुपया। ये 100% आपकी क्या कहलाती है? 100% आपकी इनकम कहलाती है कि भाई इतनी आपकी क्या है? आय है, आय। 4000 रुपया आपकी आय है। अंडरस्टैंड? मैं पूछूं आपका खर्चा कितना है तो आप ये कहोगे सर 4000 का 45% खर्चा है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि चलो भाई अच्छी बात ये कह दी, मेरे को इतना बता दो कि खाने पर कितना खर्चा है, अलग अलग खर्चा भी पूछ रहा हूं मैं। लो मुझे बताओ एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा है, मुझे बताओ डोनेशन कितना रुपया किया मैंने, मुझे बताओ एडुकेशन पर कितना किया मैंने। मैं आपसे अलग अलग खर्चे भी पूछूं तो भी अब आप निकाल सकते हो। क्योंकि क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कि 4000 रुपए अगर आपकी इनकम है तो डायरेक्ट मेथड है। फूड कितना? 20% यानी कि 800 रुपया। 4000 का एंटरटेनमेंट पर 1/8 यानी कि कितना? 500 रुपया। 1/8 500 रुपया होता है। 4000 का 2.5%, 2.5% होता है 1/40 यानी कि 100 रुपया डोनेशन पर। और 10% यानी कि 400। तो 500 और 500, 1000, 1000 और 800, 1800 रुपया हमारा खर्चा है। अलग अलग में बता दिया लो मैंने आपको कि फूड पर इतना, इस पर इतना, इस पर इतना। ये सारी सहूलियत, हाँ, सारी सहूलियत हमें क्यों मिली? क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है। और डायरेक्ट की पहचान क्या है? रिमेनिंग का कोई भी एक भी चीज नहीं होगी रिमेनिंग का। रिमेनिंग वाला पार्ट थोड़ी ना है। तेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई बात समझ में? रिमेनिंग वाला कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है। ठीक है भाई, चलो अगला देता हूं, चलो आपको मैं अगला कॉन्सेप्ट है, करके बताना, ठीक है? ओके, चलो। एक पर्सन 12.5% एडुकेशन पर, शिक्षा पर, शेष का, रिमेनिंग का 14 सही 2/7% एंटरटेनमेंट पर, रिमेनिंग का 20% रेंट पर, और रिमेनिंग का 10% मेडिसिन पर। खर्चा करता है। तो आपको कुछ कुछ नहीं बताना, आपको केवल इतना बताना है कि भाई इसकी इनकम और इसकी सेविंग का क्या रेशो होगा, इसकी इनकम और सेविंग का क्या रेशो होगा।
अरे सचिन पढ़ रहे हैं तो नाचें क्या भाई, दिमाग क्वेश्चन में लगा लेना भाई, पंचायत इतनी करता है, एक एक सेशन नहीं पढ़ रहा है पर। और आज के बाद ध्यान रखना कि कोई फालतू अगर कमेंट करता है तो उसके कमेंट बिल्कुल पढ़े ही नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, कोई काम की चीज करो। देखो क्या गजब के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहे हो यार। पढ़ने वाले छात्र अलग ही दिख जाते हैं भाई साहब, ये देख लिया मैंने, उनका फोकस रहता है कि यार कुछ करना है। देखो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, चलो कोई बात नहीं। ये कितना होता है, 1/7 होता है। 20% होता है 1/5, 10% होता है 1/10, किसी को कोई दिक्कत। कॉन्सेप्ट रिमेनिंग का है, तो सबसे पहले 8 से 1 अगर खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 7। 7 से फिर 1 खर्चा कर दिया, बचेगा कितना, 6। 5 से अगर 1 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 4। 10 से 1 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 9। बस लग गया सक्सेसिव फाइनल। 7 से 7 चला गया, 4 से चला गया ये 2 बार, और 2 से चला गया ये 3 बार, तो 50 से 27 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 50 से 27 आ रहा है। ये रेशो है, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सही जवाब है आपका। 100 से 54 भी लिख सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, समझ रहे हो मेरी बात। 50 से 27 आ रहा है तो 100 से 54 भी लिख सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। हां, अगर आपसे पूछता है कि बताइए नेट 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 परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना है, तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर 50 इनकम थी, 23 आपकी बचत हो रही है, तो 27 आपकी बचत हो रही है, तो 23 आपका खर्चा हो रहा है, 50 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कलेक्टिवली कितना परसेंट का खर्चा हो गया, तो 46% आंसर आएगा। पूछ सकता है ना बॉस। कलेक्टिवली परसेंटेज में मतलब क्या होता है कि ऊपर आएगी आपकी सेविंग, ऊपर आएगी आपकी एक्सपेंडिचर, नीचे इनकम इंटू 100। अगर आपसे सेविंग पूछे तो भाई नेट सेविंग कितनी हो रही है, तो नेट परसेंटेज सेविंग कैसे निकालोगे, सेविंग कितनी है, 23 27 है, और 50 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, क्योंकि इनकम के रेस्पेक्ट में तो निकलता है ना, 54% आपकी सेविंग होगी, और होना भी यही चाहिए, तभी तो 100% इनकम हो जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई, आ गई बात समझ में। हाँ, अगर क्वेश्चन यूं आ जाता कि भैया आपकी जो सेविंग है वो 5400 रुपया है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, तो चलो इनकम बता दो मेरे को, आप इनकम निकाल के दिखाओ, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो आप 5400 को क्या करते, 27 को ही तो 54 के बराबर करते, 1 बराबर 200, यानी कि आपका कितना निकल कर आता, 10,000 रुपया। ये आपकी इनकम आ जाती, 10,000 रुपया इनकम आ जाती आपकी, अंडरस्टैंड। तो 10,000 आपकी क्या आ जाती, इनकम आ जाती। इनकम निकाल ली, अब मैं नहीं मानूंगा, अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इनकम निकाल ली, लेकिन मेरे को बताओ भाई एडुकेशन पर कितना खर्चा होगा। पूछ लेता हूं तो पूछ ही लेता हूं भाई, क्या दिक्कत है। मुझे बताओ भाई रेंट पर, सॉरी एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा होगा। तो यहां उतना आसान काम नहीं है जितना पहले वाले में समझ रहे थे, यहां करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। कैसे मेहनत करेंगे सर, एजुकेशन पर तो डायरेक्ट निकल जाएगा सर, क्यों, क्योंकि कुल इनकम का 1/8, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 1250। ये तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो चलो निकल गया। लेकिन एंटरटेनमेंट पर कैसे निकलेगा, वो सुनिए। एंटरटेनमेंट पर ऐसे निकलेगा कि कुल इनकम कितनी है, 10,000। अच्छा तरीका बता रहा हूं, सब लोग सामने देखना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना है कि रिमेनिंग का, तो 8 में से 1 खर्चा हो गया, तो 7/8 बचेगा, हाँ या ना, गुणा खर्चा, खर्चा निकालना है, तो खर्चा है कितना, 1/7, तो गुणा 1/7। बात समझ में आ रही है क्या। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एजुकेशन पर भी 1250 रुपए और एंटरटेनमेंट पर भी 1250 रुपए, क्या बात है, दोनों पर इक्वल पैसा खर्चा हो रहा है। कॉन्सेप्ट अभी भी समझ लो, फिर वरना दिक्कत आपको आएगी, मैं पहले ही बोल देता हूं सर, हाँ ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं, आप दिमाग लगाना। देखो 10,000 का 7/8, ये 7/8 क्या है, एक खर्चा होने पर बचा हुआ इनकम है, 7/8 ही तो बचेगा। अगर एक खर्चा हो गया 8 में से, तो 7/8 ही तो बचेगा। बुद्धि लगाइए,
बुद्धि लगाइए भाई साहब। एक अगर खर्चा हो गया तो 7/8 बचेगा 10,000 का, और निकालना क्या है, एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा है, इतना परसेंट, 1/7। तो खर्चा ही तो निकालना है अपन को। 6/7 क्यों करोगे, 6/7 थोड़ी करोगे यहां पर, 6/7 नहीं करोगे, क्योंकि 6/7 तो सेविंग है। 1/7 निकलेगा, खर्चा खर्चा निकालना है ना भाई साहब। सर 10,000 कैसे आया, वो बता दिया गया है वहां पर मैडम, आप ध्यान नहीं देती हो यार। अभी मैं आगे बात करना चाहता हूं, रेंट बताइए, रेंट कितना होगा। तो चलिए, तो मैं कह देता हूं कि 10,000 का, सुनना, 10,000 का जो इनकम आई, 10,000 मेरी, 27 बराबर 5400, 50 बराबर 10,000, 10,000 इनकम आ गई। अब 10,000 का बचेगा कितना, तो 1/8 खर्चा करने पर 7/8, ठीक है, मल्टीप्लाई, और आगे अब रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग का 1/7 खर्चा करने पर कितना, 6/7, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई, हमें क्या निकालना है, रेंट पर, तो डायरेक्ट 1/5 कर दो इनका। तो जो निकालना होता है ना उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 से 7 खत्म, 8 से कट गया 1250 बार, 5 से कट गया कितनी बार, 250 बार, 25 की 150, 1500 रुपये आ गया। यानी कि अगर रेंट पर बात करो तो 1500 रुपये का खर्चा है। मजा आ रहा है, कितना नीट एंड क्लीन चल रहा है मामला। यानी कि अगर आप रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट में बीच बीच में कोई भी डेटा निकालना चाहते हो, आंसर आपके सामने है। अब मैं अगला पूछूंगा आपसे, मैं बहुत वैसा टीचर हूं भाई साहब, सिखा हर चीज रहा हूं, सो जो सामने देखेगा वो ले जाएगा, जो नहीं देखेगा उसे रिपीट करना पड़ेगा घर पे जाकर। हाँ, अब मैं पूछूंगा मेडिसिन पर बताइए मेरे को, मैं नहीं जानता, मेरे को बताओ मेडिसिन पर क्या होगा। तो शुरू से लेकर चलो, यहां कंसेप्ट शुरू से चलेगा। तो मेडिसिन से, क्योंकि रिमेनिंग वाला है ना, तो मेडिसिन पे देखो 10,000 तो शुरू में था, 10,000 से बचा कितना, 7/8, क्योंकि 1/8 खर्चा हो गया था एजुकेशन पर। फिर उसके बाद 6/7 बचेगा। अब यहां पर भी बचेगा, अब ये तो अपन ने खर्चा निकाला रेंट वाला, लेकिन हमें तो बचत चाहिए रेंट के बाद में, तो इसका 4/5। अब इसका 1/10 जो है वो मेडिसिन वाला है। तो ये जो ये रिमेनिंग वाला हिस्सा है उसका मेडिसिन, बस सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 खत्म, 50 से कितनी बार, 200 बार, 8 से कितनी बार, 2 बार कट गया, 2 से कटा 3 बार, 600 रुपए आ रहा है मेडिसिन पर, 600 रुपए आ रहा है। मजा आ गया, टेंशन खत्म तुम्हारी सारी की सारी। सबसे सही कंसेप्ट है ये, ना हेडक है, ना परेशानी है, ना दिक्कत है। अब आपको देखो दिमाग और लगवाता हूं और शानदार चीज सिखाता हूं कि भाई साहब आपका कुल खर्चा 46% आ रहा था ना, किसका, 10,000 का। तो 10,000 का अगर 46% निकालोगे तो आपका खर्चा, टोटल खर्चा कितना आना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 4600 आना चाहिए, नियम अनुसार 4600 आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकलवाया 46%, याद है, शुरू में निकलवा दिया था। टोटल एक्सपेंडिचर 46% निकलवा दिया है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर 4600 है। क्या है, क्या देखते हैं, 1250 और 1250, 2500, 2500 और 1500, 4000 और 4600, हैंस प्रूफ। 1250, 1250, 2500, 2500 और 1500, 4000, और 4000 और 600, 4600। अलग अलग भी पता लग गया, टोटल भी पता लग गया, बची हुई 5400 रुपए की सेविंग है और 10,000 रुपए इनकम। खेल खत्म। ये सारे तामझाम जो लग रहे हैं, ये सारे के सारे लग रहे हैं सक्सेसिव वाले में। और सक्सेसिव वाला कब लगता है, पहचान बताओ, जब रिमेनिंग वाला आ जाए। अब एक और कॉन्सेप्ट बनता है, कौन सा, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा, जहां रिमेनिंग और दोनों एक साथ आ जाए, वो भी करवाएंगे। चलो ठीक है, समझ लो, आराम से तसल्ली से देख लो। और मेरे को उन बच्चों से सख्त नफरत है जो दिमाग ही नहीं लगाते हैं, जैसे नरगिस नाम की लड़की है। अरे यार तुम यार इतना बुद्धि नहीं लगा रही हो यार, कि यार दे रखा है मैंने कि सेविंग 5400 है, तो 27 अगर 5400 के बराबर है तो 1 बराबर 200 रुपया, 50 बराबर 10,000। 3 बार बोल चुका हूं मैं ये बात, बट तुम नहीं समझोगे ना तो नहीं आएगा यार। अब इसमें टीचर क्या करेगा, मेरे को ये बताओ, क्या करेगा टीचर। तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका दिमाग अगर नहीं लग पाता है या आसपास आपको प्रॉब्लम है आपके एनवायरमेंट से, तो एक तो आप
सेपरेट जाकर बैठ के पढ़ा करो क्लास में, पहली बात। दूसरी बात, नोट्स प्रॉपर बनाओ। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो भैया आप लोग क्या करो, दोबारा रिपीट करो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो मैं चीज सिखा रहा हूं वो आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। दिमाग खुलता है ना भाई साहब, बस। हाँ, अब आते हैं एक हाइब्रिड मॉडल पर। हाइब्रिड, हाइब्रिड मॉडल समझिए। हाइब्रिड का मतलब है, समझना, मैं खुद समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपका दिमाग चलता है तो आप खुद समझ जाएंगे। मैंने बोला कि 20% हमने जो खर्चा किया है वो किया है रेंट पर, ठीक है। 10% जो मैंने खर्चा किया है वो किया है बुक्स पर। रिमेनिंग का 20% जो एक्सपेंडिचर है वो है एंटरटेनमेंट पर। रिमेनिंग का 10% जो एक्सपेंडिचर है वो है मेडिसिन पर। चलो, अब आप मेरे को कुछ नहीं बताना, मेरे को बस इतना बता दो इनकम और सेविंग का क्या रेशो है। हाइब्रिड मॉडल है, डायरेक्ट भी इसमें लगेगा और आपका सक्सेसिव भी लगेगा। तो हाइब्रिड मॉडल कहता है मेरे भाइयों कि जहां रिमेनिंग है वहां सक्सेसिव घुसा दो, और जहां नहीं है वहां इज्जत से आप कलेक्टिव लगा दो। देखो मैं एक बार समझाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। यहां 20 और 30 में कोई रिमेनिंग लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा ना, तो इनको जोड़ लो यहीं पर, यहीं पे पेटी पैक कर दो 30%। यानी कि अगर आप पहली परसेंटेज मानोगे सक्सेसिव के लिए, क्योंकि यहां तो रिमेनिंग है, तो ऊपर वाली जो परसेंटेज होगी वो 30% ही होगी। यानी कि अगर आप लगा रहे हो तो 10 में से 30 का पहले ही एक साथ खर्चा हो गया, यानी कि 7 बचेगा। अब इस 7 में से बाकी का खर्चा चलेगा 20%, यानी कि 5 से 4, और 10% यानी कि 10 से 9, क्योंकि सेविंग पे बात करते हैं, आपको पता होगा, यहाँ सेविंग पे ही बात होती है हमेशा, बचे हुए बात पर। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 500 और 36 इंटू 7, 7×42, 7×21 और 4×25, 252। ये 500 है और ये 252 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 500 है और 252 है, तो मैं इसको 2 से गुणा कर भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 504। तो ये 1000 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 496। 1000 और 496। किसी को कोई दिक्कत? 1000 इनकम है तो 496 रेशो सेविंग है, कोई परेशानी? आप काटना है तो काट लो यार भाई, काटने पे तो कट जाए ना। बात समझ में आ गई क्या? तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई आप जब हाइब्रिड ले रहे हो तो एक तरफ तो जिनमें रिमेनिंग नहीं है उनको एक साथ कम वो कर लो, कंसोलिडेट कर लो, डन हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर बीच में रिमेनिंग हो तो वो भी कर लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में कर लेते हैं लोग। जैसे कि 10% आपने रेंट दिया, आप ये कहना चाह रहे हो ये रेंट है, अब आपकी बुद्धि देखना कितनी बेकार चल रही है। रेंट दिया आपने, फिर मैंने बोल दिया आपने 5% का कुछ खर्चा कर दिया है, एजुकेशन पर कर दिया, और फिर आपने बोला कि रिमेनिंग लगा दिया, या रिमेनिंग नहीं भी लगाया। तो अगर यहां रिमेनिंग लगाते हो तो सेम रिमेनिंग वाला केस बन गया। चलो, रिमेनिंग नहीं लगाते हो तो जो भी आएगा वो एक साथ आ जाएगा, दिक्कत क्या है? लेकिन इन दोनों के बीच में सक्सेसिव लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलिए सर 504 होगा। 504 तो सेविंग है मेरे दोस्तों, मैंने 504 तो सेविंग है, हाँ सही है, मुझे लगा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नहीं सेविंग है। 496 एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्लियर भाई? तो अभी इस पर बात कल करेंगे, क्वेश्चन भी इस पे कल कराएंगे आपको, है ना, कल बहुत सारा काम है आपके लिए। और कल स्टार्ट हो जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग कॉन्सेप्ट, जहां पर परसेंटेज डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है भाई, कैसा लगा सेशन बता दो फटाफट से, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आज का आपका होमवर्क पता है क्या है? इसी वाले प्रश्न में बुक का अलग, रेंट का अलग निकालना, बुक का अलग निकालना, इसका अलग निकालना, एंटरटेनमेंट का और मेडिसिन का अलग निकालना, खर्चा अलग अलग से क्या है ये बताओ मेरे को आप, है ना।
क्या होगा, और मैं आपको इनकम दे देता हूँ एक बार, है ना। इनकम मैंने आपको दे दी, कितनी है, 20,000 है, इनकम 20,000 है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल ना लेना, ऐसे ही पढ़ोगे आप, ठीक है। हाँ, अच्छा पढ़ोगे, बस कहने का मतलब ये है। शाम को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, एसएससी वालों के लिए है, रेलवे वालों के लिए भी जल्दी आ जाएगा, और एसएससी वालों के लिए एक बढ़िया क्विक ट्रिक्स बाय साहिल से पर 9 बजे मिलेंगे रात को। हाँ, बुक का नहीं है, बुक लॉन्चिंग अलग से है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।